नमस्कार, दिल्ली के अमर कॉलोनी से सिटी सेंटर शो में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गीता जोशी और खबरों की शुरुआत राजस्थान से। राजस्थान के जालौर में एक शिक्षक की पिटाई के बाद एक अनुसूचित जाति के छात्र की मौत से वहां की सियासत गरमाई हुई है। गहलोत सरकार न सिर्फ बीजेपी के निशाने पर है, बल्कि कांग्रेस के एक विधायक ने इस पूरे मामले के विरोध में इस्तीफा दे दिया है। ज्यादा जानकारी के लिए देखिए हर्षा कुमारी सिंह की ये रिपोर्ट। जालौर की घटना को लेकर 12 अटरू से विधायक पानाचंद मेघवाल सरकार के खिलाफ खड़े हो गए हैं। उसके मटके से पानी पीने के नाम पर उसकी बेटी की हत्या की जाती है। दलित समाज के व्यक्ति को वार्ड पंच से लेकर देश का प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बनने तक का मौका दिया गया है, लेकिन आज दलित समाज का लोग जो शोषण हो रहा है वो असहनीय। उस भावनाओं को ध्यान में रखते हुए मेरी अंतरात्मा में आज इतना जुनून है कि मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि जो सम्मान मुझे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की देन की वजह से मिला है, आज वो सम्मान में उस सम्मान की रक्षा नहीं कर पाया, इसलिए मुझे आज मेरे पद से इस्तीफा दे रहा हूँ। दूसरी ओर सियासत को गरमाते देख मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वरिष्ठ मंत्रियों की टीम को तुरंत जालौर रवाना कर दिया है। इसमें प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी शामिल थे। मामले को SC/ST कानून के तहत लेते हुए शिक्षक की गिरफ्तारी भी हुई है और परिवार को मुआवजा दिया गया है। पीड़ित परिवार को जल्दी से जल्दी न्याय मिले और जो आरोपी हैं वो कड़ी से कड़ी सजा के हकदार हों और वो कड़ी से कड़ी सजा उनको दिलाई जाए। दूध का दूध पानी का पानी होगा और कोर्ट में जल्दी सुनवाई करवा के और उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाए। मुख्यमंत्री जी ने जो 5 लाख रुपए मुख्यमंत्री सहायता कोष से दिए हैं, उसके अलावा 20 लाख रुपए आर्थिक सहायता के तौर पर सोनिया जी और राहुल गांधी जी के निर्देश पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी उनको आज ही देगी। दूसरी ओर सचिन पायलट भी तुरंत जालौर पहुंच गए। लेकिन जो घटना हुई है उसका संज्ञान लेकर उसको उचित कार्रवाई करनी पड़ेगी और भविष्य में खासकर हमारे दलित आदिवासी समाज के लोग, भाइयों बहनों को, परिवारों को ऐसा ना लगे कि उनके लिए जो हम लोगों ने प्रावधान करे हैं वो कहीं कमजोर हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कमी होगी तभी तो लोग बार बार इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। प्रकार की घटनाओं से बहुत मनोबल कमजोर होता है, लेकिन हम सब साथ खड़े हैं दलित समाज के और उन सब लोगों को न्याय दिलाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। जो मदद है, सहायता है, सहयोग है, वो भी हम लोग करवाएंगे। जालौर में दलित वोट बैंक अहम है, इसलिए बीजेपी कोई मौका नहीं चूक रही है, क्योंकि राजस्थान में चुनाव सिर्फ 1 साल दूर है। घटना राजस्थान के अंदर हर रोज हो रही है और हर रोज इसलिए हो रही है क्योंकि बार बार जो जिम्मेदारी राज्य सरकार की है वो जिम्मेदारी राज्य सरकार नहीं निभा रही। गहलोत साहब ने जालौर की घटना पे क्या कहा? उन्होंने कहा ये तो छोटी सी बात है, कन्हैया की गर्दन काट दी गई। गहलोत साहब कहते हैं ये तो साधारण हत्या है। तो इनके लिए बड़ा मामला कौन सा है? जाहिर है इस घटना से पूरा राजस्थान हिल गया है। समाज में अब भी चली आ रही कुरीतियां और रूढ़िवादी परंपराओं से राज्य शर्मसार हुआ है। एक दलित बच्चे की पिटाई और मौत सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने पानी मटके से पिया जो स्वर्ण जातियों के लिए था। जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, NDTV इंडिया। और इंसानियत को शर्मसार करने वाली इस घटना पर कांग्रेस नेता और पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार ने NDTV से बातचीत के दौरान बताया कि कैसे जाति के आधार पर उनके पिता को भेदभाव झेलना पड़ा। देखिए, 100 साल पहले मेरे पिताजी करीब 13-14 साल के थे। वो टाउन स्कूल आरा में पढ़ने गए तो वहाँ पर एक और घड़ा रख दिया गया, उस पर लिख दिया गया अछूत धारा, और उनसे कहा गया कि अब तो इसी से पानी पीना है। बाबूजी ने उसको तोड़ दिया जी। फिर दूसरे दिन दूसरा घड़ा रखाया उनके लिए, बाबूजी ने उसको भी तोड़ दिया। फिर तीसरे दिन फिर रखाया, बाबूजी ने उसको भी तोड़ दिया। और उसके बाद वहाँ के जो प्रिंसिपल थे, प्राचार्य थे, उन्होंने कहा अब यहाँ सिर्फ एक ही घड़ा रखाएगा, जिसको पीना है पिए, न पीना है न पिए। तो 100 साल पहले एक दलित अछूत बालक ने, किशोर ने 3 दफा घड़ा तोड़ा जी। और उसके साथ साथ वहां पर जो इतने वर्षों से छुआछूत की परंपरा चली आ रही थी उसको भी तोड़ दिया 100 वर्ष पहले। और आज 100 वर्ष के बाद वो परंपरा है
और उस बच्चे को मार भी दिया गया। तो हम आगे गए हैं कि पीछे गए हैं? बहुत पीछे चले गए। कैसे पीछे चले गए? बाबूजी रक्षा मंत्री थे, 1978 की बात है, बहुत उसमें समय शक्तिशाली थे। 71 का युद्ध उन्होंने जीता रक्षा मंत्री के रूप में। वो बनारस गए डॉक्टर संपूर्णानंद की प्रतिमा का अनावरण करने के लिए। वहां विरोध कर दिया, वहां के लोगों ने विरोध किया, जाति सूचक नाम लेकर के उनको गाली दी उनको, और उनका कि आप इस प्रतिमा को हाथ नहीं लगाएंगे, ये भ्रष्ट हो जाएगी। तब बाबूजी वापस चले आए तो फिर उन लोगों ने गंगा जल से उस प्रतिमा को धोया। तो ये 1978 की बात कर रही हूँ, और जब बाबूजी इतने शक्तिशाली इस राजनीतिक गगन पर एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। दक्षिण कश्मीर के शोपियान में एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जिसमें सेब के बागान में कश्मीरी पंडित पर आतंकियों ने हमला किया और उसकी हत्या हो गई। आपको बता दें, इस हमले में कश्मीरी पंडित के भाई पर भी हमला किया गया था और वो गंभीर रूप से घायल है। ऐसा कहा जा रहा है कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हुई तिरंगा रैली इसके लिए जिम्मेदार है। आतंकियों ने 2 भाइयों पर फायरिंग की, जिसमें एक की मौत हो गई जबकि दूसरा घायल है। इलाके की घेराबंदी कर दी गई है और हमलावरों की तलाश जारी है। अभी तक की जांच में ये सामने आया है कि आतंकियों ने AK राइफल का इस्तेमाल किया। एक चश्मदीद ने हमलावर की पहचान की है, जो कि कुटपोरा का रहने वाला है। कुटपोरा छोटेपुरा से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। हमले के पीछे आतंकी संगठन अल बदर का हाथ होने की बात भी सामने आ रही है। जिस सुनील की आतंकवादियों ने हत्या की, उसका परिवार उन परिवारों में से एक है जो 90 के दशक के आतंकवाद के बाद भी घाटी छोड़कर नहीं गए थे। हमले के बाद कश्मीरी संगठनों ने एक बार फिर कश्मीर घाटी छोड़कर जाने की धमकी दी है। जो परसों हमारे साथ हुआ, आज इस घर के साथ हुआ, उन्होंने कुछ नहीं, उनको बोला यहाँ हर जगह CRP डाली, हर जगह पुलिस डाला, यहाँ क्या दिया हमें? कौन सी सिक्योरिटी है? यही सिक्योरिटी रखी हमें यहाँ। 4 बार ड्यूकॉम के पास गया, DC के पास गया, उन्होंने एक बात ये हमारी नहीं सुना, बोला अपने गांव में बैठो, उधरी मारो, उधरी करो अपना काम। इसलिए आज हमें ये देखना पड़ा। वैसे केंद्र के मुताबिक पिछले 3 वर्षों में कोई कश्मीरी पंडित घाटी छोड़कर नहीं गया है। 2019 में घाटी में 6,432 कश्मीरी पंडित रहते थे और 2022 में 6,514 परिवार रह रहे हैं। उधर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने ट्वीट कर परिवार के साथ संवेदना जताई। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट कर केंद्र को निशाना साधा है। उन्होंने लिखा है, शोपियां की लक्षित हत्या के बारे में सुनकर दुख हुआ। मृतक के परिवार के प्रति संवेदना। भारत सरकार एक शुतुरमुर्ग की तरह व्यवहार करती है, जिसके सर रेत के नीचे गहरा दब जाता है। दिल्ली के सामान्य हालत के दावे की तलाश में जम्मू कश्मीर का हर निवासी बलि का बकरा बन गया है। शोपियां में जो टारगेटेड किलिंग्स हुई हैं, उसकी जिम्मेदारी अल बदर से जुड़े हुए एक छोटे आतंकी संगठन ने ली है। अगर केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों की हम माने तो जिस तरह के इनपुट्स अभी हाल फिलहाल में मिल रहे हैं और जिस तरह से असला बारूद सीमा पार से भारत में धकेला जा रहा है, उससे ऐसे ही लगता है कि आने वाले दिनों में हिंसा का जो स्तर है वो कश्मीर घाटी में उसका इजाफा होने वाला है। नई दिल्ली से नीता शर्मा, NDTV इंडिया के लिए। और इस टारगेट किलिंग के बाद किस तरह के हालात उस इलाके में हैं, ये बता रहे हैं हमारे सहयोगी नजीर मसूदी। एक और निहत्थे शख्स का कत्ल किया गया। इस वक्त सुनील कुमार भट्ट, जो अपने बाग में गए थे अपने भाई के साथ, पिंटू कुमार भट्ट के साथ, उनको इस हमले का निशाना बनाया गया। कहा जाता है कई और लोग भी बाग में काम कर रहे थे, लेकिन उनको निशाना बनाया गया चुन के। जाहिर सी बात है उनकी शिनाख्त उनकी की जैसे दुश्मन ही थी कि उनको शिनाख्त की वजह से, उनके नाम की वजह से उनको कत्ल किया गया। ये सूरत हाल क्यों पैदा हुई, शायद सरकार इसका बेहतर जवाब दे सकती है, लेकिन जिस तरह से मिलिटेंसी की जो घटनाएं बढ़ रही हैं दिन ब दिन, 15 अगस्त के आसपास कहीं एक हमले हुए। एक पहले एक बहुत बड़ा आत्मघाती हमला हुआ राजौरी में आर्मी कैंप पे, जिसमें 4 आर्मी के लोग मारे गए, 2 लोग जिसमें एक मेजर हैं जख्मी हो गए। उसके बाद यहाँ कहीं एक ग्रेनेड हमले हुए, फायरिंग इंसिडेंट से 2 पुलिस वाले मारे गए और एक जो बिहार से मजदूर था
उसको बांडीपोरा में मारा गया और आज सवेरे ये 2 भाई अपने बाग में गए थे, उनको वहाँ कत्ल किया गया। परिवार का इल्ज़ाम है कि वो यहाँ प्रशासन के पास गए, लेकिन प्रशासन ने उनकी जो बताया वो अनसुनी कर दी। वो कहते थे यहाँ से उनको कहीं और जगह ले लो जो सेफ जगह हो, लेकिन प्रशासन ने माना नहीं। ये इनका दावा है। लेकिन मैंने प्रशासन का जो आला अधिकारी है, डिविजनल कमिश्नर पीके पोले से बात की। उन्होंने कहा कि नहीं जी, ये तो हमारे पास आए थे, लेकिन उन्होंने यहाँ से शिफ्टिंग की बात नहीं की, बल्कि कहा कि हमें सुरक्षा बेहतर दे दो। और सुरक्षा हमने दे दी, पुलिस भी दी, CRPF दी, लेकिन ये आज अपने खेत में गए थे जहाँ उनको मार दिया गया। तो आसान बात उन्होंने कही, लेकिन मुश्किल इतनी है कि एक बेगुनाह इंसान को इस तरह दिन दहाड़े कत्ल किया जाता है। और इसलिए कत्ल किया जाता है कि उसका नाम क्या है, उसकी शिनाख्त क्या है। यहाँ बेगुनाहों का न रुकने वाला सिलसिला पिछले 30 साल से जारी है, जिसमें यहाँ के मुसलमान ज़्यादा मारे जाते हैं। लेकिन किस तरह से हमने देखा कि कश्मीरी पंडितों को या हिंदुओं को यहाँ निशाना बनाया जा रहा है। पिछले 6 महीनों में 7 हिंदुओं को यहाँ मारा गया और ये टारगेट अटैक्स थे। सियासत कुछ भी हो, लेकिन कश्मीरी पंडितों को क्यों पॉलिटिकल फुटबॉल बनाया जाए ताकि उनको कोई सियासत करे या उसको कत्ल करे। एक मैसेज देना चाहते हैं। एक छोटा सा तबका यहाँ रह रहा है, उनको सुरक्षा चाहिए, न कि हर दिन गोलियाँ। 2002 के गुजरात दंगों में से एक केस बिल्किस बानो गैंगरेप और 7 परिवार वालों की हत्या के मामले में सजा पा रहे 11 दोषियों को राज्य सरकार द्वारा गठित एक कमेटी ने समय से पहले रिहा कर दिया है। अब इसको लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। गुजरात से आई ये तस्वीर कई सवाल खड़े कर रही है। ये वो 11 दोषी हैं जिन्हें CBI अदालत ने मार्च 2002 में दाहोद में 19 साल की गर्भवती बिल्किस बानो के गैंगरेप, उनकी 3 साल की बेटी सालेहा समेत परिवार के 7 लोगों की निर्मम हत्या का दोषी पाया था और आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इस केस की सुनवाई के दौरान बिल्किस ने एक दोषी की शिनाख्त की थी और उनके खिलाफ गवाही दी थी। हाईकोर्ट ने भी इस मामले में CBI अदालत के फैसले पर मुहर लगाई थी, लेकिन इनमें से एक दोषी ने 15 साल की सजा पूरी होने के बाद विशेष माफी के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील की। सुप्रीम कोर्ट ने 13 मई 2022 को आदेश दिया कि पैनल गठित कर यह तय किया जाए कि उन्हें जल्द छोड़ा जा सकता है या नहीं। पैनल ने इन सभी को समय से पहले रिहा करने लायक माना, लेकिन बिल्किस बानो का पक्ष इस फैसले का विरोध कर रहा है। मेरे को बिल्किस के हस्बैंड ने फोन किया और उसका ये था कि ये हुआ क्या। कल तक हम में से किसी को नहीं पता था क्या हुआ है। कंसर्न अथॉरिटी ने एक्सट्रीम एंजाइटी में या जो भी है, उन्होंने 2 महीने के अंदर काम करना था, उन्होंने करा है क्योंकि कोर्ट के ऑर्डर थे और शायद सब ने अप्लाई किया होगा सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद, तो उन सबको मिल गया है। बट अभी तक हमारे पास इंफॉर्मेशन पूरी नहीं है कि एग्जैक्टली प्रोसेस क्या अडॉप्ट हुआ है। केंद्र सरकार ने जून 2022 में सजायाफ्ता कैदियों को समय से पहले रिहा करने के नियम जारी किए थे, लेकिन इनमें रेप, हत्या और बच्चों के खिलाफ अपराध करने वालों को राहत नहीं दी गई थी। खुद गुजरात सरकार के 2014 के नियम भी ऐसे सजायाफ्ता कैदियों को राहत देने के खिलाफ है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 1992 के नियमों के तहत फैसला लेने को कहा था, जो फैसले के वक्त राज्य में लागू था। विपक्ष का आरोप है कि ऐसे जघन्य कांड के दोषियों को छोड़ा जाना दिखाता है कि महिलाओं के प्रति केंद्र सरकार की कथनी और करनी में कितना अंतर है। आजादी के अमृत महोत्सव पे प्रधानमंत्री के मुंह से निकले गए उन नारी सम्मान, नारी शक्ति के शब्दों के बाद कुछ घंटों बाद यही अभियुक्त मिले थे इन्हें रिहा करने के। हम लोग का सवाल है कि इसमें सरकार ने किस तरह से अपने विवेक का इस्तेमाल किया है। जो जघन्य अपराधी हैं, जिनकी उम्र भी ऐसा नहीं कि बहुत बुढ़े हैं, बहुत मतलब लाचार हो गए हैं, जघन्य अपराधी हैं, सामूहिक बलात्कार में शामिल थे, नरसंहार उन्होंने 14 लोगों का किया, तो कौन सा विवेक है जिसके आधार पर इनको छोड़ा गया। अब बड़ा सवाल ये है कि समय से पहले इन दोषियों को छोड़े जाने के खिलाफ क्या किया जा सकता है। रेसिडेंट्स हैं, रेमिशन को आप चैलेंज कर सकते हैं, जैसे कि ये गवर्नमेंट ऑर्डर है, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ का ऑर्डर है। जेल अथॉरिटीज़ नॉर्मली अपना एक डिसीजन लेती हैं अपॉन कॉन्डक्ट। हमें ये नहीं पता व्हाट एप्लीकेशन दे हैव फाइल्ड, उनका ग्राउंड क्या है, बट अगर उन्होंने जो भी उनके ग्राउंड्स हैं, अथॉरिटीज़ ने अपना एक डिसीजन लिया है और उस डिसीजन के बाद दैट कैन बी चैलेंज्ड। इन 11 दोषियों की जल्द रिहाई के इतने विरोध के बाद अब ये देखना होगा कि सरकारें इस मामले पर क्या कदम उठाती हैं। मुंबई से सोहित मिश्रा, दिल्ली से उमाशंकर सिंह
और राजीव रंजन के साथ कादम्बिनी शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। आम आदमी पर लगातार महंगाई की मार पड़ रही है। कल यानी बुधवार से अमूल और मदर डेयरी का दूध महंगा होने वाला है। आपको बता दें, दोनों कंपनियों ने 2 रुपए प्रति लीटर दूध के दाम बढ़ा दिए हैं। हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला ने कई लोगों से बात की, क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। सिटी सेंटर सर, ये बताइए 2 रुपए बढ़ गए, इस फैसले को कैसे देखते हैं आप? ये बिल्कुल घटिया फैसला है गवर्नमेंट का। वही हमेशा हर चीज़ महंगी करिए, खाने पीने की चीज़ों पर अगर इतना महंगाई करेगा तो फायदा क्या है इस गवर्नमेंट का? आपको लगता है ये फैसला ठीक नहीं, 2 रुपए महंगा करना? नहीं, बिल्कुल गलत है। लोग ये कहते हैं 2 रुपए में क्या होता है, इससे क्या हो रहा है? 1 रुपये हमने देंगे, दूध दे देंगे उनको, दे देंगे। 2 रुपए महंगा हो गया प्रति लीटर दूध। अब आपको कल से 2 रुपए ज़्यादा देने होंगे अगर 1 लीटर दूध लेना है। इस पर आपका क्या कहना है? इसमें हमको तो सर, ये तो सभी को लगता है सर कि कम का मिले, जितना ये हो सके तो अच्छा ही होता है। अब वो तो हमको मजबूरी में लेना ही पड़ता है, और दूध तो लेना ही लेना है, सबकी मजबूरी है। वो तो बिना सर दूध के नहीं मजबूरी चल होती है, उसके बगैर चल ही नहीं सकता। बच्चों के लिए भी और हमारे लिए भी, वो तो फैमिली के लिए चाहिए होता है।